Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines. Domestic stocks logged modest losses amid fag and selling. Sensex closes at 48,093. Nifty settles at 14,137. Global equity indices rise on expectations of more U.S. stimulus, and Brent crude prices gain amid production cut and hope of demand recovery. घरेलू शेयर बाजार में कारोबार के अंतिम समय में बिकवाली से प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 48,093 पर पहुंचा, निफ्टी 14,137 दर्ज हुआ। अमेरिका में और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन उपाय किए जाने की उम्मीद में दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखी तेजी, और उत्पादन में कटौती तथा मांग बढ़ने की उम्मीद में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81 अंक नुकसान के साथ 48,093 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 9 अंक घटकर 14,137 पर दर्ज हुआ। घरेलू शेयर बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई, लेकिन आखिरी समय में बिकवाली से प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। उधर छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.05% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.85% बढ़ के बंद हुआ। The Sensex and Nifty today logged modest losses due to a fag and selling, even as the global cues were positive. The BSE Sensex closed 81 points down at 48,093, and the NSE Nifty slipped 9 points to settle at 14,137. In the broader market at BSE, mid-cap and small-cap indices outperformed the Sensex. The BSE mid-cap index rose 1.05%, while the BSE small-cap index appreciated 0.85%. In the Sensex pack, shares of 11 companies climbed, while 19 logged losses. Bharti Airtel was the top gainer as it climbed 3.8%, followed by IndusInd Bank, which gained 3.2%. Axis Bank climbed 2.5%, and Bajaj Finserv gained 2.3%. Larsen & Toubro, beg your pardon, Larsen & Toubro rose 1.9%. On the other side, Titan, Nestle India and Hindustan Unilever declined around 2%. Infosys fell 1.5%. यदि हम विभिन्न सेक्टर पर ध्यान दें तो 19 में से 13 सेक्टरों में वृद्धि हुई। मेटल सेक्टर सर्वाधिक 3.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। दूरसंचार सेक्टर में भी वृद्धि अच्छी खासी रही। बेसिक मटेरियल्स 1.7% बढ़कर बंद हुए। इंडस्ट्रियल में 1.6% की वृद्धि हुई। उधर एफएमसीजी सेक्टर 1.1% घाटे में रहा। आईटी सेक्टर में 1% की गिरावट हुई। यदि हम पूरे सेक्टर का प्रदर्शन देखें तो 19 में से 13 सेक्टर में बढ़त रही, जबकि अन्य में बिकवाली रहा। मेटल सेक्टर आज सबसे अधिक लाभ के साथ, यानी जब बिकवाली देखी गई है उसके बावजूद 3.7% लाभ के साथ बंद हुआ है। दूरसंचार में 3% की वृद्धि हुई है। बेसिक मटेरियल 1.7% बढ़त के साथ रहे। कुल मिलाकर यदि हम बीएसई में कारोबार को देखें तो 1,942 कंपनियां फायदे के साथ बंद हुई, जबकि 1,144 में नुकसान हुआ। 141 कंपनियों के शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। 449 कंपनियों के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जबकि 35 कंपनियों के शेयरों के दाम 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर आ गए।
And the rupee today weakened 21 paise to close at 73 rupees and 32 paise against the US dollar. The domestic units declined mainly due to appreciation in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.39% to 89.88 in intraday deals. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। Dr. Sharma, what do you have to say about the Sensex? We know that it's been 48,000 plus for a very long time now, and many think that let's see what the next day will bring, but it's sustained itself at that level. What is your view? That is it the vaccination news which is making it soaring an all-time high, or what else? Yes, vaccination is a major factor, and again, the distribution of vaccination is again a strong factor for the Sensex going up again and again in the higher and higher trajectory. And that is also supported by the strong economic fundamentals of the Indian economy. Like we have moved from the lows of March and April to the high trajectory, like GST collections were at around 32,000 crore only in the month of April. So now GST collections are more than 1 lakh crore. 1,15,000 crore. Mm-hmm. This is a tremendous figure, which is ever highest since the implementation of GST. Yes. So all these fundamentals are very, very strong for the Indian economy. That is also supported by the consumer demand. Passenger car is a major reflector of the demand in the rural segments and overall demand in the economy. And the passenger car sales is going again and again up and up in the higher and higher trajectory. Mm-hmm. So all these fundamentals are supporting the market. And markets are always forward-looking, and there are projections that we will grow in the high trajectory in the next financial year. We will grow more than 8%. That is projected by various organizations at the international level like IMF. So all the fundamentals and the anticipation about the economy is very good, which is in line with the expectation from the market, and market is posting new and new highs. डॉक्टर शर्मा, यदि हम शेयर बाजार में कारोबार पर ध्यान दें तो कल भी थोड़ी सी गिरावट हुई थी, आज भी हल्का सा हम देख रहे हैं कि नरमी का माहौल रहा प्रमुख सूचकांक में, लेकिन छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन कल भी अपेक्षाकृत सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा था। आज तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.05% बढ़कर बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.85% की वृद्धि हुई है। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रति निवेशकों का ये रुझान क्या दर्शा रहा? देखिए, सरकार ने पीछे बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, खासकर जो रिफॉर्म्स है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अनाउंस किया गया, जिसमें के लगभग 2 लाख करोड़ के लगभग का डिसबर्समेंट भी हो चुका है। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, जो छोटे मझोले कंपनीज जो एमएसएमई सेक्टर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वो काफी हद तक दूर हो गए हैं। अब वो कंपनीज के पास एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है, वो एक पर्याप्त मात्रा में उनके पास है। तो आने वाले टाइम में इन कंपनीज के जो परफॉर्मेंस रहेगी, जो इनके नतीजे रहेंगे, जो इनके बिजनेस परफॉर्मेंस रहेगी, वो काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनके लिए मेजर कंस्ट्रेंट जो है फाइनेंशियल्स रहते थे। अदरवाइज इनके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफी लार्ज कैप एंटरप्राइजेस से काफी अच्छे हैं। तो उसी के मद्देनजर जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में, जो छोटे मझोले शेयर्स हैं, जो एमएसएमई कंपनीज के जो शेयर्स हैं, वो काफी आगे अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी उम्मीद है। उसी वजह से जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है, वो ज्यादातर जो ऐसी कंपनीज के ऊपर है जिनके शेयर्स काफी आगे ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे कि बड़े शेयर हैं, उनमें तो काफी जो ऐसे शेयर हैं जो एक पीक अचीव कर चुके हैं। जैसे कि किसी का जो एक सेंटीमेंट होता है, किसी का प्राइस 2000 से ऊपर है या 3000 से ऊपर है, तो उसमें थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, कई बार वो उसमें झिझकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनके लिए जो छोटे शेयर्स होते हैं, उनको इन्वेस्ट करना काफी अच्छा रहता है और उनको आसान भी रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो छोटी मझोली कंपनीज के शेयर्स हैं, और एक तो रिफॉर्म्स उनको सपोर्ट कर रही हैं, और दूसरा जो उनके ऊपर उम्मीद बहुत ज्यादा में इन शेयर्स में कहीं तक भी वृद्धि हो सकती है।
डॉक्टर शर्मा, आज के कारोबार पर हम एक खास सेक्टर है मेटल सेक्टर, उसमें हम अच्छा खासा उछाल देख रहे हैं। लगभग 4% यानी 3.7% की वृद्धि हुई है। क्या दुनिया भर में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीदें देखी जा रही है मांग बढ़ने की, उसके कारण मेटल सेक्टर में ये उछाल है या तात्कालिक उछाल है? देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक डिमांड रिवाइवल हुई है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी आने वाले टाइम में 4% से ऊपर ग्रो करेगा, ये सभी एंटिसिपेशंस आ चुकी हैं और डिमांड धीरे धीरे एडवांस्ड इकोनॉमी से लेके इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में उभर रही है। तो आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में, खासकर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में हमारे काफी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोरोना की वजह से थोड़ा जिनमें स्लो डाउन आ गई थी या फिर किसी वजह से वो रुक गए थे। तो अभी आने वाले टाइम में ये सभी प्रोजेक्ट्स जो है वापस अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ेंगे और जो डिमांड फॉर मेटल्स, डिमांड फॉर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जितनी भी उनके रॉ मटीरियल्स हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि इनमें जो ऐसे कमोडिटी प्राइसेस हैं, खासकर जो उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिजायर्ड है, उनकी डिमांड अच्छी रहेगी और प्राइसेस के ऊपर भी अच्छा आने वाले टाइम में एक ग्रोथ मिलेगी। जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि इस खंड के चालू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे विनिर्माण इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। Dr. Sharma, they say comparisons are odious, but we know that the U.S. invested in infrastructure, especially highways or freeways as they call them, and that kind of ensured a seamless supply mechanism transportation. We are now catching up fast under this government. The Prime Minister said it will help in ease of doing business. The Finance Minister said something to the effect that it will help in ease of living as well. What do you say? Yes, that is the right move, because we have improved a lot in the ease of doing business during the last 5-6 years, from 142 to 63. So the major challenge is to reduce the cost of doing business, and logistic cost is one of them. Yes. Our logistic cost is very, very high as compared with advanced emerging and developing economies. So we have to reduce that particular cost to make our enterprises competitive, not only in the domestic market, but also in the international market, to create a level playing field in the domestic market. So that's why the major focus of the government is now on not only on the ease of doing business, but also to reduce the cost of doing business. And this step is one of them that will reduce significantly the cost of logistics and make them more and more competitive in the domestic market as well as in the international market. So yes, I believe the focus of the government will remain intact on these such kind of projects, and going forward, I believe the cost of logistics will come down with such kind of developments. I think it's a matter of pride that we have the world's only double stack or double decker freight carrier, and this train is 1.5 kilometers long. Yes, the focus of the government is to make state-of-the-art infrastructure in India, because we have good growth numbers. We are anticipated at the higher trajectory, and now we have to improve our infrastructure level to become more and more competitive in the international market, so that we are visible in the global charts, and India is shining. And as said by IMF, that India is the bright spot in the global ecosystem. So we have to prove that with the state-of-the-art infrastructure, and
and placing our growth trajectory in higher and higher level in the global charts. डॉक्टर शर्मा, यानी हम इस खबर को और इस संपूर्ण परियोजना को डेडिकेटेड कॉरिडोर की सामान के लिए एक तय मार्ग तैयार हो और उस पर गाड़ियां चलें, इसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब उस सपने को साकार होता हम देख रहे हैं। तो किन किन क्षेत्रों को इससे प्रत्यक्ष लाभ हो सकेगा और कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया का 60% ऑफ जीडीपी, इसको अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो 1500 अरब डॉलर के आसपास बन जाता है, जो कि इंटरनल ट्रेड है। हमारी कुछ स्टेट्स बायर स्टेट्स हैं, कुछ सप्लायर्स हैं। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग विद इन इंडिया बहुत होता है, जो मैंने अभी वॉल्यूम बताया। 60% ऑफ जीडीपी इज द वॉल्यूम बिटवीन द स्टेट्स। तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं खासकर, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, जिनको कई बार बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, जो बाई रोड बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं, जिस वजह से जो ट्रक एक जगह पे 5 दिन में पहुंचना है, कई बार उसका जो टाइम है वो डबल हो जाता है। तो जिससे कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ती है और जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। तो इस कॉरिडोर से ये फायदा होगा कि जो भी इस लाइन के ऊपर जो सिटीज आएंगे, जो स्टेट्स आएंगी, उनके जो आपस में जो ट्रेड है, जो जिन कमोडिटीज में, खासकर जो मैं समझता हूं कि इससे जो फायदा होने वाला है वो इनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कमोडिटीज हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि स्टील है, कॉपर है, और ये सारी चीजें जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है विद इन स्टेट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत जल्द मूव कर पाएंगे, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसके प्रोड्यूस, मतलब जो उनका टाइम है वो अच्छा खासा उसमें एफिशिएंसी आएगी और उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगा। And yes, Dr. Sharma, can we say that it will prevent pollution as well as a byproduct of this venture? That is also a positive side effect because with the time trajectory coming down, so the time will come down and there will not be much traffic on the roads. And the traffic will reduce from the road, so that's why the pollution is also, I believe, going to be addressed in the long term. Right. But in the short term, we can't say anything because now it will take time. How the transportation from the road to the railway will shift, and that will the transition period. I believe that will take time. And but going forward, this is a good development, and that is not only beneficial for the logistics, but also for the other aspects also, like congestion on roads and the pollution aspects. Right. Moving on to the U.S., well, the United States Congress has formally certified Joe Biden as the next president and Kamala Harris as vice president of the country. The electoral votes were approved after both the Senate and the House of Representatives rejected objections to the votes in the states of Pennsylvania and Arizona. Vice President Mike Pence, who was president of the Senate, oversaw the certification process, confirmed to the Congress that out of the 538 electoral college votes cast, Joe Biden and Kamala Harris received 306 votes, and Donald Trump and Mike Pence received 232. The certification clears the way for Mr. Biden to be sworn in on the 20th of January. Earlier, 4 people had died and 52 were arrested as supporters of President Donald Trump stormed the U.S. Capitol to stop Congress from certifying President-elect Joe Biden's election victory. A state of emergency has been declared for 15 days in the U.S. Capitol. Dr. Sharma, now that it's almost certain that the U.S. President will be Joe Biden, would that certainty affect the global stocks in a positive way? Which way do you think this decision will go? And affect I think that will be the positive development for the not only for the largest economy but also for the other economies like in the developing and emerging world, because uncertainty is not all good for any economy, not only for the large economy or the small economy. So US is the leading economy, which is the largest economy in the world economic system. So stability in the largest economy will provide a good room to the other economies also to in the business scenarios, in the trade scenarios, and in the investment scenarios. And I believe markets will take it positive and move forward. आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर।
अमेरिका में जॉर्जिया राज्य में सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिलने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के आर्थिक उपायों को और अधिक गति मिलने की उम्मीद में दुनिया भर के शेयर बाजारों में उत्साह देखा जा रहा है। नजर डालें एशियाई शेयर बाजार पर। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.6% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.5% लाभ में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग 0.5% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक 40 दोनों 0.4% ऊपर चल रहे थे। उधर लंदन का FTSE 100 0.4% नीचे चल रहा था। A look at the U.S. markets now. Well, the Dow and the S&P 500 ended higher yesterday, climbing to all-time highs as investors bought financial and industrial stocks amid Democratic sweep in Georgia. Both stocks gained, hoping the Democratic win in Georgia would lead to more fiscal stimulus and infrastructure spending. On the other side, the Nasdaq Composite Index fell 0.6%. The Dow Jones Industrial Average gained 1.4% and the S&P 500 climbed 0.6%. डॉक्टर शर्मा, हम यूरोपीय अर्थव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि वहां पर जो कोरोना का नया प्रसार हुआ और विभिन्न जगहों पर जो लॉकडाउन की नई प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार जारी की गई है, पालन किया जा रहा है, उसका कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर अलग अलग देशों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जैसे ही ब्रेक्सिट डील फाइनल हुई तो उसके बाद ही जो कोरोना का न्यू वायरस है उसने आके यूरोप को हिट किया है। खासकर जो एक मेजर लीडिंग इकोनॉमी है यूके को बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। तो इसका मैं समझता हूं कि शॉर्टर पीरियड में इसका समाधान होगा, क्योंकि सरकारें बहुत ही अच्छे कॉशियस अप्रोच है उनकी और लॉकडाउन कर दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर जो एक वापस पटरी पे आने की कोशिश कर रही थी उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा, और उसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड सिनेरियोज के ऊपर आएगा। जो पहले हमने एंटिसिपेट किया था कि काफी अच्छा जो ट्रेड फ्लोज रहेंगे आने वाले वर्ष में, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अभी दबाव रहेगा, क्योंकि अगर ये लंबा खिंच जाता है लॉकडाउन तो असर काफी खराब हो सकता है। क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो वापस अपनी पटरी पे आई हैं। सप्लाई चेन्स का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी होता है। तो डिसरप्शन सप्लाई चेन जब दोबारा ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट होगी तो उसमें काफी वक्त लगता है। तो डिसरप्शन तो रहेगी सप्लाई चेन्स में, लेकिन ये कितने लंबे समय तक चलेगी अभी इस स्ट्रेन का कितना, लेकिन ये स्थिति काफी चिंताजनक है कि जो यूरोप है उसको वापस एक ऐसे संक्रमण को देखना पड़ रहा है जो कि बिल्कुल पहले देखा जा रहा था कि कोरोना खत्म हो चुका है या कोरोना बहुत नीचे आ गया है, लेकिन वापस जो सेंटीमेंट है उसको काफी हिट हुआ है जो यूरोप में खासकर। And Rakshama, will developing countries' stocks face a correction in the near future? How do you see that? I don't see any large volatility in the financial markets because liquidity flow, like now the expectations are more are from the US economy that they will come out with the more fiscal stimulus. So that's why markets are intact. हम यदि आपका ध्यान जो वॉलेटिलिटी जी डॉक्टर शर्मा, यदि हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें अमेरिका में जो वित्तीय तंत्र के नियामक हैं फेडरल रिजर्व, उसकी ओर से क्या रुख रह सकता है आने वाले दिनों में? हालांकि राष्ट्रपति का सत्ता हस्तांतरण तो मतलब बिल्कुल स्मूथ रहा, सहज रहा है। थोड़ी बहुत हिंसा हुई है लेकिन उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा इसके आसार कम है। दूसरी ओर जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस हैं, एक तो ये है कि जो यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर हुई पीछे 2-3 साल में जिसका कि पूरे विश्व को, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, 7-8 अरब ट्रिलियन डॉलर का इम्पैक्ट रहा था उस टाइम पे। तो उम्मीदें हैं कि इस टाइम पे कोई ऐसी जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें कोई ऐसी टसल ना हो, जो एक विश्व व्यापार है जो एक अच्छे तरीके से चले। और दूसरा ये है कि जो यूएस में जो कोरोना का संक्रमण है उसको जल्द से जल्द उसको कंट्रोल में किया जाए, सो दैट कि जो लार्जेस्ट लीडिंग इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में वो
आगे अपने तेज रफ्तारी के साथ पटरी पे आए और पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा ग्रोथ रेट दिखाए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस एक प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद बने। डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान घरेलू अर्थव्यवस्था पर आकृष्ट करना चाहेंगे। खुदरा मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है वह अभी भी काफी ऊंची है। ऐसे में आने वाला जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी उसमें भारतीय रिजर्व बैंक अपने नीतिगत दरों को किस स्तर पर रखेगा? देखिए, उसमें कोई ऐसी चिंता तो नहीं है कि रेट इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो उसमें चाहे थोड़ी सी गिरावट ही आई है, लेकिन वो अपने पीक से नीचे आना शुरू हो गया है, अभी 6% के आसपास है। तो मैं समझता हूं कि मेजरली ये सप्लाई साइड डिसरप्शंस हैं। डिसरप्शंस है, सप्लाई डेफिशिएंसी नहीं है। डेफिशिएंसी और डिसरप्शन में बहुत फर्क होता है। तो डिसरप्शन मेजरली जो खासकर जो फार्मर्स एजुकेशन है उसकी वजह से भी है। नॉर्दर्न रीजन में केवल सप्लाईज नहीं पहुंचते हैं, भाव जो है सब्जी भाजी के काफी ऊपर हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे ही स्टेबिलिटी होगी, जैसे ही कुछ और अभी तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो भी काफी अच्छे से मार्केट में उतर आई हैं, तो जो आने वाले इन्फ्लेशन नंबर्स हैं मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोल में रहेंगे और इन्फ्लेशन को ये एक मेजर वरी आने वाले टाइम में नहीं होना चाहिए। And Dr. Sharma, we are just a few weeks away from the budget declaration, and we know that we are still recovering from the COVID-induced shutdown. So do you think that the upcoming union budget is expected to make some major policy interventions to strengthen the recovery? What are your expectations? Our expectation is that budget will focus on the disposable income of the consumers, because now the reforms are required in the direct taxation system. Direct taxes are significantly impacting the disposable income of the people. So I believe the tax rates will be reduced for the people, particularly for the middle class, and that will enhance the demand trajectory in the economy and boost the overall economic system. And second expectation is that government will provide infrastructure spending at a large scale so that demand is created at the ground level, and employment is also created, and the economy is again in the mode of attaining the higher growth. Right. Moving on to oil, where oil prices today logged gains following Saudi Arabia's decision of production cut and expectations of a recovery in demand on vaccine rollouts. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $54.20 per barrel, while WTI crude prices were around $50.80 per barrel. बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, तेल के दाम अब आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं या एक सीमित दायरे में ही ये बढ़ना रहेगा? देखिए, एक सीमित दायरे में ही बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा डिमांड में वर्ल्ड इकोनॉमी कोई ऐसा नहीं है कि डिमांड ओवरफ्लो हो गई है और इसके लिए जो क्रूड की कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि प्राइसेस इंटैक्ट रह सकते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा अप स्विंग नहीं आएगा कि ये बहुत ऊपर बियॉन्ड कंट्रोल चले गए। आइए चलें सर्राफा बाजार। सबसे पहले घरेलू सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की चमक तेज रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के यदि फिगर्स पर हम ध्यान दें तो वहां सोने का मूल्य 481 रुपए बढ़ा है, 50,990 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। उधर चांदी भी पीछे नहीं रही। चांदी के दाम आज 502 रुपए उछले 69,919 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चांदी आखिरकार बंद हुई। यदि कारोबार होती रही समाचार तैयार किए जाने तक। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत होकर $1,917 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी $27.20 प्रति आउंस के स्तर पर आ गई। डॉक्टर शर्मा, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines, friends. Domestic stocks logged modest losses amid fag and selling. Sensex closes at 48,093. Nifty settles at 14,137. Global equity indices rise on expectations of more U.S. stimulus, and Brent crude prices gain amid production cut and hope of demand recovery. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Anija Dang and Manoj Pathak bidding adieu. Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.